10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल शिक्षा डायरी ऑफ इंडिया यानी SDI के अंदर। विद्या की दात्री माँ शारदा के श्री चरणों में नमन करते हुए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं आप सबके साथ मिल करके। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं भाग 1 के अंदर हमने जो अध्ययन किया था वो सारे मैंने बिंदुवत किए हैं। आप एक बार देख लें, समझ लें कि इन सब चीज़ों के बारे में हमने भाग 1 के अंदर अध्ययन किया था। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको क्लिक करके और आप देख सकते हैं भाग 1 के बारे में जो भी हमने जानकारी दी थी। तो लीजिए, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास के अंदर। और आज हम सीखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं 10 प्रकार की होती है और 10 के नाम आप स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगे, क्योंकि आप ज़बरदस्त है और मैं ज़बरदस्त हूं और हम काम ज़बरदस्त करने जा रहे हैं। क्योंकि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मिशन 100 इन साइंस। जी हाँ, ठान लीजिए कि हमें इस बार उस पार, यानी कि इस बार हमें साइंस में, विज्ञान में 100 में से 100 अंक लेकर के आने हैं। जी हाँ, और मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ और आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए। फिर देखते हैं 100 में से 100 कैसे आते हैं। यस, तो तैयार हो जाइए। आज का वीडियो हमारा बहुत अधिक लंबा ना हो, इसके लिए हम आज इस वीडियो में सिर्फ 2 अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे। पहली है संयोजन अभिक्रिया और दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाओं के बारे में हम आज बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी वीडियो के अंत तक बने रहने की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे कि आखिर तक इस वीडियो का पूरा आनंद लेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया इतने प्रकार की क्यों होती है? इसके पीछे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अभिक्रिया के जो अभिकारक एवं उत्पाद होते हैं, जब अभिक्रिया हो रही होती है तब इनका व्यवहार कैसा है, ये किस प्रकार की एक्टिविटी शो करते हैं, उसके आधार पर अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब देखिए ना, आप इतने सारे लोग हैं, अब हर एक व्यक्ति जो है किस प्रकार का व्यवहार करता है उसके आधार पर उस व्यक्ति की नेचर को समझा जाता है। बहुतों बार तो जो लोग व्यवहार करते हैं उसके आधार पर ही उनके उपनाम रख दिए जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम ये यहाँ समझेंगे कि जो अभिकारक और उत्पाद जो हैं वो अभिक्रिया के दौरान व्यवहार कैसे कर रहे हैं, उसके दौरान उनके नाम जो है, उनकी अभिक्रियाओं के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। तो आगे अपन समझने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में 2 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में अपन बात करेंगे। क्योंकि वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ हम 2 अभिक्रियाओं को इस वीडियो के अंदर समझने जा रहे हैं। तो ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आप 100% इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके की जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया को योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं और इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पर योग हो रहा है। किसका योग? यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनके अंदर क्या होता है कि 2 या 3 या 4 जितने भी हो अभिकारक आपस में मिलते हैं, योग करते हैं, और उनसे अगर एक उत्पाद बनता हो, उत्पादों की संख्या अगर 1 हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इसकी परिभाषा किस प्रकार कर सकते हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक परस्पर मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दो अभिकारक है, एक है ए और एक है बी। दोनों आपस में संयोग करते हैं, योग करते हैं और अभिक्रिया करके और एकल उत्पाद ए बी बनाते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लीजिए अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाती है। इस अभिक्रिया में स्पष्ट होता है कि दो अभिकारक हैं, एक हैं हाइड्रोजन, दूसरे हैं ऑक्सीजन, और दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो H2O का निर्माण होता है। H2O यानी एकल उत्पाद, जल का निर्माण होता है। तो दो अभिकारक आपस में मिले और एकल उत्पाद बना। ये उदाहरण आप देख पा रहे हैं अच्छे से, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो एक से अधिक आपस में मिलते हैं परंतु एकल उत्पाद बनाते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट में क्या कहेंगे कि दो मिलेंगे एक बनेगा। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कौन सा हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एकल उत्पाद है और यहाँ पर दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, एक है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है जल, और दोनों अभिक्रिया करके और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस संयोजन अभिक्रिया के दौरान जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, इसका क्या उपयोग है? चलो समझ लेते हैं इस बात को भी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एक बुझा हुआ चूना है। इस बुझे हुए चूने के विलयन का जो उपयोग है वह दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर इसकी पुताई कर दी जाती है तो यह वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये रिएक्शन करता है, उसके साथ अभिक्रिया करता है और तत्पश्चात ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट को की एक परत बना देता है जो 2-3 दिन पश्चात चमकने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन पश्चात दीवारें चमकने लगती है। ये हमारी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि क्या कारण है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करने के पश्चात 2-3 दिन के बाद दीवारें क्यों चमकने लग जाती है? तो उसका कारण जो है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में जल भी बनता है जो कि वाष्पीकृत हो जाता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह संगमरमर का एक रासायनिक सूत्र है, जैसा कि अपन स्क्रीन पे उसकी रासायनिक अभिक्रिया को देख पा रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को भी हम अच्छे से लर्न कर ले, याद कर ले, और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को भी हम समझ लें ताकि ये यदि परीक्षा में हमें पूछा जाए तो हम आसानी से उसका उत्तर दे पाएँ। अन्य उदाहरणों की बात करें तो कोयले का दहन है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं जो कि एकल उत्पाद है। इसी प्रकार से गंधक का दहन की बात करें तो गंधक और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं जो कि एकल उत्पाद है। तक हमने संयोजन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। अब हम जानते हैं दूसरी अभिक्रिया के बारे में जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। अब संयोजन और वियोजन शब्द पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो वियोजन से तात्पर्य है
तोड़ना, टुकड़े करना, विभाजित करना। अर्थात क्या आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या फिर विभाजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसा आप उदाहरण देख रहे हैं, ए भी एक अभिकर्मक है। अब यह टूट करके और इसके अवयवी तत्वों में विभाजित हो रहा है। ए तथा बी का यह निर्माण करता है, तो दो उत्पाद यहाँ पर क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। इसलिए एक टूट करके जब भी दो बनते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक परख नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट को लेकर के और उसे गर्म करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान फेरस सल्फेट टूट करके और फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। एकल उत्पाद था, लेकिन अब ये 2 या 2 से अधिक में विभाजित हो गया है। अब यहाँ यह समझना है कि वियोजन अभिक्रिया जो है वह स्वतः नहीं होती है, उसके लिए कोई कारण चाहिए, यानी किसी न किसी कारण के कारण वो संपन्न होती है। और उस कारण के अनुसार अभिक्रियाओं के प्रकार की अगर अपन बात करें, वियोजन अभिक्रिया किस कारण से संपन्न हो रही है, उस कारण के आधार पर वियोजन अभिक्रिया को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, नंबर 2 प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और नंबर 3 विद्युत वियोजन अभिक्रिया। पहले प्रकार की वियोजन अभिक्रिया की अपन बात करते हैं, तो यह है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी कि अगर वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के माध्यम से संपन्न हो रही है, तो इस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ हम समझना चाहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि ऊष्मा दी जाती है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब देखिए आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट 1 रिएक्टेंट, एक अभिकारक है, और टूट करके और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 उत्पाद में विभाजित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे प्रकार की वियोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे, तो वह है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यदि मान लिया जाए वियोजन प्रकाश के माध्यम से अगर संपन्न हो रहा हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरणार्थ यदि सिल्वर क्लोराइड को धूप में अगर हम रखते हैं, तो यह सिल्वर और क्लोरीन में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से यदि अपन सिल्वर ब्रोमाइड को अगर धूप में रखते हैं, प्रकाश में रखते हैं, तो यह सिल्वर में और ब्रोमीन में बदल जाता है। यानी कि एक एकल अभिकर्मक सूर्य के प्रकाश के कारण टूट करके और 2 भागों में विभाजित हो जाता है, 2 उत्पाद बनाता है। इसलिए यह प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं तीसरे प्रकार का वियोजन की, जो है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। यानी कि वियोजन अभिक्रिया यदि विद्युत के माध्यम से संपन्न हो रही हो, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जल का विद्युत अपघटन। जी हाँ, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह जो जल है यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो जाता है। यानी कि अपने अवयवी तत्वों में ये विभाजित हो जाता है। जल विद्युत अपघटन को एक प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्रानुसार एक मग ले लिया जाएगा
उस मग के पेने में 2 छेद किए जाएंगे। दोनों छेद में कार्बन रोड़ें लगा करके और मोमबत्ती के माध्यम से मोमबत्ती के मोम गिरा करके और इनको जो है इस प्रकार से इनके छिद्रों को बंद करेंगे कि जब हम मग में पानी भरेंगे तो वह पानी बाहर नहीं निकले। तत्पश्चात 2 परख नीले लेकर के और दोनों कार्बन रॉडों के ऊपर लगा देते हैं और इसमें जल भर देते हैं। जल इतना भरते हैं कि दोनों कार्बन रॉड जो है वो अच्छी तरीके से पानी में डूब जाए। तत्पश्चात दोनों कार्बन रॉडों का कनेक्शन जो है 12 वोल्ट की बैटरी से करके और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय पश्चात हम ये देखते हैं कि एक परख नली में जो खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, उससे दुगना रिक्त स्थान दूसरी परख नली में होता है। जब इसमें गैस परीक्षण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिसमें दुगना खाली स्थान था उसमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और जिसमें आधा रिक्त स्थान था उसमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कारण ये है कि जैसा कि हम जल के अणुसूत्र से देख पाते हैं कि H2O अणुसूत्र होता है तो 2 हाइड्रोजन होती है और 1 ऑक्सीजन होता है। तो इसी अनुपात में उसके अंदर जो है गैस एकत्रित होती है और इस पूरे प्रयोग के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर जल विद्युत अपघटन हो रहा है। बच्चों, हमने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त की, लेकिन अब आवश्यकता पड़ती है कि दोनों की तुलना की जाए। दोनों की यह तुलना की जाए कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया के अंदर 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक टूट करके और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ये प्रमुख अंतर हुआ परिभाषाओं का। दूसरा है कि जब संयोजन अभिक्रिया होती है तो अधिकांशतः ऊष्मा निकलती है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वो अभिक्रिया संपन्न होती है। और उदाहरण हम देख पा रहे हैं, कार्बन का दहन जो है इसका उदाहरण अपन दे सकते हैं। इधर जल विद्युत का अपन उदाहरण दे सकते हैं। इस तरीके से हम जो है संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है? तो मैं कहूँगा यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, जबकि इसका विपरीत संयोजन में क्या हो रहा है? संयोजन में 2 अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो बच्चों, अगर इस प्रकार का प्रश्न कभी परीक्षा में आ जाता है तो हमें उत्तर किस प्रकार से देना है वह आप स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हैं कि दोनों की परिभाषाओं के माध्यम से अपन उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जब भी हम उत्तर दें तो हमारे उत्तर में दोनों के उदाहरण स्वरूप रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण हमें उत्तर में शामिल करना है। प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर अपन ने पढ़ा है और पूरे चैप्टर के पश्चात ये आवश्यक हो जाता है कि होमवर्क मिलना चाहिए, यानी कि आज हमने क्या सीखा है। तो आज का होमवर्क कुछ इस प्रकार है। संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करो। दूसरा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तीसरा, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करो। और चौथे प्रकार का जो है होमवर्क इस प्रकार से है कि क्या होता है जब, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारा कौशल चेक किया जाता है इसके माध्यम से। तो क्या होता है जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं? तो आप पूरे चैप्टर में आपने समझा ही है कि फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो उसका वियोजन हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और दूसरा है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है? तो चैप्टर में आपने समझा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है
तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आज के वीडियो के माध्यम से हमने संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की है और अब समय हो गया है आपके बीच में से विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी अगले भाग 3 के अंदर, जहां हम समझेंगे आगे की अभिक्रियाओं के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उत्तरोत्तर वीडियो के अंदर और अच्छी उत्कृष्टता लाने का प्रयास करूंगा और आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप सभी बच्चे मेरे इस प्रयास का यदि सम्मान करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल में जो जानकारी दी गई है उसे और लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंचे और हम मिलकर के उस मिशन को कामयाब बनाएं जिसमें हमने शुरू में बात की थी, मिशन 100 इन साइंस। मैं परीक्षा तक आपके बीच में बना रहूँगा, बराबर आपको मोटिवेट करूँगा, बराबर आपको जानकारियाँ दूंगा और हम होंगे कामयाब। निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत।